आज अगर किसी 18 साल के स्टूडेंट से पूछिए कि डॉक्टर कैसे बनते हैं तो उसका जवाब होगा नीट पास करके। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत में नीट नाम की कोई परीक्षा ही नहीं होती थी। एक मेडिकल सीट के लिए मेडिकल स्टूडेंट को एक नहीं बल्कि कई अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे। केंद्र सरकार अगर कोई एग्जाम करवा रही है तो उसकी अपनी अलग परीक्षा होती थी, अगर कोई राज्य सरकार करवा रही है तो उसकी अलग। अगर देश के बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स हो गया, ये अपना अलग एग्जाम करवा रहे हैं तो उसके लिए अलग। और तो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे। यानी हर परीक्षा के लिए नया फॉर्म भरिए, अलग से एंट्रेंस फीस भरिए, अलग शहर में जाकर परीक्षा दीजिए जहां पर आप कभी गए भी नहीं हैं, जहां का आपको कुछ भी पता नहीं है, और अलग सिलेबस अलग पैटर्न के हिसाब से फिर तैयारी कीजिए। फिर अलग अलग मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का इंतजार कीजिए। कई बार तो एक ही छात्र कुछ ही हफ्तों के भीतर 4-5 अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाएं देता था। ऐसे में जिसके पास ज़्यादा पैसे थे वही ज़्यादा फॉर्म भर सकता था, ज़्यादा शहरों में जाकर परीक्षा दे सकता था, और कई बार तो एग्ज़ाम छूट भी जाते थे क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाते थे। यानी डॉक्टर बनने से पहले ही छात्रों को एक ऐसी भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था जिसमें मेहनत के साथ किस्मत और पैसा भी बड़ी भूमिका निभाता था। और इसी बिखरे हुए सिस्टम ने ऐसे घोटाले भी देखे जिन्होंने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो फिर भारत वन नेशन वन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तक कैसे पहुंचा, और आज जिस नीट और एनटीए की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं उससे पहले वाला सिस्टम कैसा था? क्या आज की जेन जी को उस सिस्टम की जरा सी भी भनक है? इसी पूरी कहानी को हम शुरू से समझते हैं। 2010 की शुरुआत तक भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम कई हिस्सों में बटा हुआ था। तब केंद्र सरकार की ओर से ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT आयोजित की जाती थी। लेकिन ये देश की सभी मेडिकल सीटों के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं थी। AIPMT के माध्यम से मुख्य रूप से ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर एडमिशन मिलता था, जबकि बाकी सीटों के लिए अलग अलग राज्य अपनी अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे। इसे और आसान भाषा में समझें तो किसी राज्य के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स AIPMT के जरिए भरी जाती थी और बाकी की बची सीट्स के लिए उस राज्य की सरकार अलग से एग्जाम करवाती थी। इसके अलावा कई बड़े संस्थानों के अपने अलग एग्जाम होते थे, जैसे एम्स MBBS के लिए अलग परीक्षा होती थी, GIP-MER की अलग प्रक्रिया थी, और कई निजी मेडिकल कॉलेज तो अपनी अलग ही व्यवस्था चलाते थे। यानी भारत में मेडिकल एजुकेशन के लिए रास्ते बिखरे पड़े थे, कोई एक समान प्रक्रिया नहीं थी। एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता था उसे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी नहीं करनी होती थी, उसे अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग अप्लाई भी करना पड़ता था। हर परीक्षा की अपनी फीस, अपना पैटर्न, अपनी तारीख और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया होती थी। कई छात्रों के लिए ये केवल पढ़ाई की चुनौती नहीं थी बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक चुनौती भी थी। मान लो अगर कोई छात्र अपने राज्य से बाहर जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहता था तो उसे कई परीक्षाओं में शामिल होना पड़ सकता था। अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग एप्लीकेशन फीस देना और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करना हर परिवार के लिए ये आसान नहीं था। उस पर भी मान लो एक एग्जाम AIPMT का दिया, अब उस बच्चे को दूसरा एग्जाम भी देना है किसी और राज्य में, तो उसे वहां भी जाना है, और अगर दोनों की टाइमिंग एक जैसी हो या आसपास हो तो वो कैसे पहुंचे? ट्रैवलिंग की भी दिक्कत। ऐसे में धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा कि क्या मेडिकल जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? हालांकि समस्या केवल ये नहीं थी कि परीक्षाएं बहुत ज्यादा थी, दूसरी बड़ी चिंता ये भी थी कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता। भारत में अलग अलग राज्यों और परीक्षाओं से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पेपर लीक, नकल, फर्जी एस्पिरेंट, सॉल्वर गैंग और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं के कई मामले सामने आते रहते थे। इनमें मध्य प्रदेश का व्यापम केस सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक बना। व्यापम स्कैम, जिसमें दलालों, अधिकारियों और उम्मीदवारों का एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था। कहीं असली अभ्यर्थी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देता था, कहीं होशियार उम्मीदवार को जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार के बगल में बैठाकर नकल कराई जाती थी, तो कहीं आंसर सीट में हेरफेर की बात सामने आती थी। 2013 में मामला खुलने के बाद हजारों लोगों के खिलाफ जांच शुरू हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच CBI को सौंपी गई। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इससे जुड़े सैकड़ों मेडिकल एडमिशन रद्द करने पड़े। इसी तरह अगर आप राज्यों की बात करें तो राजस्थान में RPMT को लेकर प्रश्न पत्र लीक और पैसे के दम पर सीट दिलाने के आरोप लगते रहे। मामला अदालत तक भी पहुंचा और कई एडमिशन सवालों के घेरे में आ गए। उत्तर प्रदेश की CPMT भी वर्षों तक पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया और फर्जी अभ्यर्थियों के मामलों को लेकर विवादों में रही। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में पेपर लीक के चलते पूरा एग्जाम रद्द करना पड़ा था और 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इसके अगले ही साल 2015 में UPSTF ने एक बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया।
जांच में सामने आया कि मेडिकल कॉलेजों के कुछ MBBS छात्र भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। ये लोग एग्जाम सेंटर से पेपर बाहर पहुंचाकर उसके आंसर तैयार करते थे और फिर स्टूडेंट तक पहुंचाए जाते थे। इसके लिए लाखों रुपए वसूले जाते थे। इसी तरह बिहार में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान पेपर लीक, संगठित नकल और एग्जाम माफिया की गतिविधियां लगातार चर्चा का विषय बनी, जिससे पूरी परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठने शुरू हुए। दक्षिण भारत में तस्वीर थोड़ी अलग थी। कर्नाटक में विवाद पेपर लीक से ज्यादा निजी मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा और कैपिटेशन फीस को लेकर रहा। आरोप लगते रहे कि मोटी रकम देकर मेडिकल सीट हासिल की जा सकती है। महाराष्ट्र में MHCET को लेकर परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्रों की त्रुटियों और विभिन्न बोर्डों के छात्रों के साथ समानता के मुद्दों पर विवाद हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में WBJEE मेडिकल की परीक्षा सुरक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे। यानी समस्या सिर्फ एक राज्य या एक परीक्षा तक सीमित नहीं थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूपों में मेडिकल एडमिशन सिस्टम की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठते रहे। इन्हीं चुनौतियों के बीच एक विचार मजबूत होने लगा कि अगर मेडिकल प्रवेश के लिए पूरे देश में एक ही परीक्षा हो तो 2009 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का विचार सामने रखा। एक पेपर, एक मेरिट लिस्ट और एक समान अवसर। इसी सोच के आधार पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का प्रस्ताव सामने आया। तब यही बात उठी थी कि इससे छात्रों को बार बार अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। निजी मेडिकल कॉलेजों की अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं को खत्म किया जा सकेगा और पूरे देश में एक समान मेरिट व्यवस्था बनाई जा सकेगी। अब कुछ समय के लिए फिर नीट लागू भी हुआ, लेकिन नीट का रास्ता आसान नहीं था। कई राज्यों और संस्थानों ने इसका विरोध किया। इनका तर्क था कि उनके स्टेट बोर्ड और CBSE के पाठ्यक्रम में अंतर है, तब एग्जाम CBSE लेती थी, तो इसलिए एक नेशनल एग्जाम से उनके स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है। कुछ मेडिकल संस्थानों और अन्य संस्थानों ने अपने अधिकारों का मुद्दा उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नीट को रद्द कर दिया। इसके बाद वापस AIPMT पर आ गए। इसके बाद जब देश में सरकार बदली, केंद्र में भाजपा सरकार आई, तो दोबारा इस पर चर्चा होने लगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस मामले को दोबारा देखा तो नीट को लागू करने का रास्ता साफ हुआ और फिर संसद ने भी कानून में संशोधन करके नीट को स्पष्ट कानूनी आधार दिया। हालांकि तब तमिलनाडु समेत कई दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया। उनकी दलील थी कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को अचानक नेशनल एग्जाम में बैठाना उचित नहीं होगा। इस समस्या के समाधान के लिए और इस विरोध को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने नीट वापस नहीं लिया, बल्कि केवल 2016-17 के लिए राज्य कोटे की सीटों पर 1 साल की छूट देने वाला अध्यादेश लाया। यानी दक्षिण के राज्यों को 1 साल का टाइम मिल गया अपनी समस्याओं को सुलझाने का। और हाँ, मोदी सरकार ने उसी समय साफ भी कर दिया था कि ये छूट अस्थायी है और 2017 से पूरे देश में मेडिकल और डेंटल एंट्रेंस केवल नीट के आधार पर ही होंगे। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं नीट व्यवस्था में शामिल होती चली गई। एम्स और GIP-MER जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों की अलग अलग परीक्षाएं भी समाप्त कर दी गई और MBBS प्रवेश के लिए नीट को मुख्य माध्यम बनाया गया। नीट लागू होने के बाद भारत की मेडिकल प्रवेश व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली कई परीक्षाओं की जगह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ने ले ली। पहले एक छात्र को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ सकती थी, लेकिन नीट के बाद MBBS और BDS में प्रवेश के लिए एक ज्वाइंट पेपर और एक ज्वाइंट मेरिट लिस्ट तैयार होने लगी। इसका मतलब था कि देश के किसी भी राज्य का छात्र एक ही परीक्षा के माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये बदलाव केवल छात्रों की सुविधा तक सीमित नहीं था, इससे मेडिकल कॉलेजों के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया एक समान हुई। पहले अलग अलग राज्यों और संस्थानों की अलग अलग परीक्षाओं के कारण ये तय करना मुश्किल होता था कि किस छात्र का मूल्यांकन किस स्तर पर हुआ है। नीट ने इस समस्या को कम करने की कोशिश की। अब नीट का एक बड़ा बदलाव निजी मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी था। नीट से पहले कई निजी मेडिकल कॉलेज और संस्थान अपनी अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे। इससे छात्रों के सामने कई अलग अलग प्रक्रियाएं होती थी और प्रवेश प्रणाली को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। नीट के बाद मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट स्कोर को अनिवार्य किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि चाहे कॉलेज सरकारी हो या निजी, प्रवेश के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय मानक तय हो। और ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को एक करने तक की बात सीमित नहीं रही। जब AIPMT अपने अंतिम दौर में था, तब पूरे देश में MBBS की करीब 50 से 55 हजार सीटें थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 1.37 लाख पहुंच चुकी है। यानी पिछले 1 दशक में मेडिकल एजुकेशन की कैपेबिलिटी 2.5 गुना के करीब बढ़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके लिए मोदी सरकार ने 2014 में एक बड़ा मिशन शुरू किया।
मिशन ये था कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहाँ जिला अस्पतालों से जुड़े नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं ताकि छात्रों को अपने ही राज्य और अपने ही क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिल सके। इसके लिए भी ये सुविधा की गई कि इन मेडिकल कॉलेज की लागत का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। इसी में एक और खास बात यह है कि पूर्वोत्तर और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90% केंद्र और 10% राज्य का रखा गया, यानी 90% फंड केंद्र देगी और राज्य केवल 10% देंगे। ये इसलिए ताकि भौगोलिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा सकें। एक और बात, ये केवल कागजों तक सीमित नहीं है। अब तक इस योजना के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में कॉलेज शुरू भी हो चुके हैं, जबकि बाकी निर्माण और संचालन की प्रक्रिया में हैं। तो एक तरफ मेडिकल एंट्रेंस को एक एग्जाम के जरिए सरल बनाया गया, तो दूसरी तरफ देश भर में मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों की संख्या बढ़ाकर डॉक्टर तैयार करने की क्षमता भी लगातार बढ़ाई गई। अब इतना जानने के बाद तो आप भी जान गए होंगे कि नीट लागू होने के बाद कितनी समस्याओं को दूर किया गया है। आज हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में नीट एस्पिरेंट एक ही समय पर एक ही पेपर देते हैं। हालांकि किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत केवल ये नहीं होती कि उसमें कितने छात्र बैठते हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है छात्रों का भरोसा। और यही भरोसा तब थोड़ा सा डगमगाया जब नीट पेपर लीक के चलते विवादों में घिर गया। देखिए, इस पर राजनीति अपनी जगह है और पॉलिसी लेवल पर इसका आकलन अपनी जगह। तो सवाल ये वाजिब है कि जिस परीक्षा को देश में पारदर्शिता और समान अवसर के लिए लाया गया था, उसे और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। इसके लिए अब एक और चर्चा शुरू हो गई है और इस बात के संकेत सरकार की तरफ से भी लगातार देखने को मिलते हैं कि आने वाले समय में नीट की परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के साथ हो सकती है। अब चूंकि नीट को NTA ऑर्गेनाइज करवाता है और NTA बाकी के जितने भी एग्जाम करवाता है उसमें से ज़्यादातर CBT बेस्ड होते हैं, तो फिर नीट भी ऐसे ही हो सकता है। अब इस बात से भी शायद कोई डिनाई करे कि जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई लूप होल होता ही है और उसी लूप होल का फ़ायदा उस सिस्टम से जुड़े माफिया उठाते हैं। भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के संबंध में भी यही था। पहले समस्या थी कि देश में बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं थी। फिर समस्या ये बनी कि एक राष्ट्रीय परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। AIPMT इसलिए आया क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं वाली व्यवस्था में कई सीमाएं थी। नीट इसलिए आया क्योंकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा को एक समान राष्ट्रीय मंच देने की ज़रूरत थी और अगर आज नीट में कमियां सामने आ रही हैं तो उनका समाधान भी इसी सुधार प्रक्रिया का अगला चरण होगा। किसी भी परीक्षा प्रणाली की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, बल्कि इस बात से तय होती है कि गलती सामने आने के बाद वो खुद को कितना बेहतर बनाती है। क्योंकि भारत के मेडिकल प्रवेश की कहानी किसी एक परीक्षा की कहानी नहीं है, ये लगातार सुधारों की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जिसमें व्यवस्था बदलती रही, चुनौतियां बदलती रही और समाधान भी बदलते रहे।